हाय एवरीवन। तो स्टार्ट कर रहे हैं जीके पीवाईक्यू सीरीज का फिफ्थ सीरीज को। ये जो होने वाले हैं पांचवा सीरीज होने वाले हैं। ऑलरेडी जो है 4 सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो है इस क्लास का लास्ट सीरीज होने वाले हैं। जितना भी जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो प्योरली जो है 2026 एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो इसको अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर करना। बाकी जीके का जितना क्लास है वो कंडक्ट हो चुका है ना। चाहे डिफेंस का हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर एक क्लास जो है अपलोड हो चुका है विद एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है, टॉप 200 एमसीक्यू फॉर्मेट एमसीक्यू जो है टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड है, तो उसको भी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी रीजनिंग का क्लास भी कवर हो चुका है, कंप्लीट रीजनिंग जो है सिंगल क्लास में कवर कर चुके हैं। और उसी के साथ जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है मिसलिनियस टाइप का, जैसे कि कोई अवार्ड्स हो गए, है ना, फेस्टिवल हो गए, ट्राइब्स हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये सब चीज़ जो है टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी अपलोड है, तो उसको रिवाइज कर लेना। बाकी अपने साइड से पूरा प्रिपेयर होके जाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो है फिफ्थ सीरीज होगा। इसके बाद जो है रीजनिंग का क्लास कवर करेंगे। 5 सीरीज कंप्लीट हो गए, इसी के रेस्पेक्ट में 5 सीरीज जो है रीजनिंग का भी कवर करने वाले हैं। तो जीके सीरीज 5 का ये रहा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि इन मार्च 2025 इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्रह्मा इन रिस्पॉन्स टू विच इवेंट। पहला क्वेश्चन है। हो सके तो अपने लेवल में 10 to 15 सेकेंड लो, वीडियो को पॉज कर लो, अपने से ट्राई करो। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व करेंगे। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, एक तो अपने इलिमिनेशन से भी लगा सकते हो। एक चीज यहाँ पे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे दे रहा हूँ। एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो वहां पे अप्लाई करना। हर एक क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि उसको पढ़े रहो, समझना इस पॉइंट को है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि उसको पढ़े ही रहो। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि लॉजिकल बेस्ड होते हैं। ये क्वेश्चन आ रहा है तो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ऑलरेडी समझ आ जाएगा। यहाँ पे इंडिया ने लॉन्च किए हैं ऑपरेशन ब्रह्मा। और थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री को देखोगे तो जितने भी ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं वो अदर कंट्री के लिए किए गए हैं। अदर कंट्री मतलब या तो एक कंट्री इंडिया हो जिसमें इंजेज हो, और दूसरा जो है अदर कंट्री हो। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी लॉन्च किए गए थे। ठीक है, तो जो ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पे लॉन्च किए गए थे, तो एक साइड इंडिया रहे हैं और सेकंड साइड कौन रहे हैं, पाकिस्तान रहे हैं। तो ऑपरेशन जब लॉन्च कर रहे हैं तो अदर साइड के लिए अदर कंट्री इंजेज होते हैं मोस्टली। ठीक है, हर में ऐसा नहीं होता लेकिन मोस्टली ऐसे ही होते हैं। ऑप्शन को देखना क्या बोले हैं। फोर्थ ऑप्शन को देखो कि अ वोल्केनिक इरप्शन इन अंडमान आइलैंड। अब खुद सोचो कि अंडमान आइलैंड में जो है वोल्केनिक इरप्शन हो रही है, तो कोई न्यूज़ थोड़ा है ये। अंडमान आइलैंड में जितना भी मेजोरिटी आइलैंड है वहां पे वोल्केनिक इरप्शंस कोई जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मल बातें हैं। तो इसमें ऑपरेशन चलाने की बात होगे का, ऑपरेशन चलाएंगे क्या, नहीं चलाएंगे। चौथा ऑप्शन गलत कर दो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड जो ऑप्शन है, अ साइक्लोन अफेक्टिंग द इंडियन जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अगर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को जो है साइक्लोन अफेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिए जाते हैं, नो डाउट दिए जाते हैं। लेकिन उसके लिए ऑपरेशंस नहीं रन किए जाते क्योंकि इसके लिए जो है प्रॉपर फोर्सेस है इंडियन कोस्ट गार्ड का। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड का फोर्सेस है यहाँ पे, तो इंडिया के लिए है तो ऑपरेशंस नहीं चलाए जाएंगे। अगर कोई फ्लड आ रहा है तो फ्लड के लिए एनडीएमए है, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस हैं, वो लॉन्च करेंगे। सेकेंड ऑप्शन भी गलत है, तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि म्यांमार में अभी रिसेंटली जो है अर्थक्वेक आए थे, तो उसके ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए थे। ठीक है, अब समझ आ गया क्वेश्चन का लॉजिक। इस तरीके से प्रिपेयर किया करोगे। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को पढ़े रहो ऐसा जरूरी भी नहीं होता। कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि लॉजिकल बेस होते हैं, चाहे रीजनिंग का ले लो, चाहे जीके का ले लो, चाहे इंग्लिश का ले लो। ठीक है, चलो थोड़ा सा यहाँ पे ज्ञान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑपरेशन है जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किए गए थे, जैसे कि ऑपरेशन विजय हो गया 1919 में, ऑपरेशन रक्षक हो गए, ऑपरेशन रीनो हो गए, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया। ठीक है, सेम इंडियन नेवी के द्वारा भी लॉन्च किए गए थे, सेम इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, ये सब फैक्चुअल है। ठीक है, और ये फैक्चुअल है, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, इजीली अवेलेबल वहां से हो जाएगा, डाउनलोड भी कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, जनरल बिपिन रावत जो कि रिसेंटली प्लेन क्रैश हुआ था ना,
वॉज कमीशन टू 5th बटालियन, ये कौन से रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं, मतलब राइफल दिए गए हैं, रेजिमेंट दिए गए हैं, तो ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये तो पता होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में रहे हैं ये, जब प्लेन क्रैश हुआ था तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। बाकी इंपॉर्टेंट और रेजिमेंट जैसे कि पंजाब रेजिमेंट हो गए, और ये पंजाब रेजिमेंट ध्यान रखना ये ओल्डेस्ट इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इन्फेंट्री क्या होता है, देखो आर्मी का अगर थोड़ा स्ट्रक्चर देखोगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कई पार्ट में डिवाइड हैं। एक पार्ट जैसे कि इन्फेंट्री हो गए, कॉप्स हो गए, आर्मोर कॉप्स हो गए, इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड है। और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड है तो उसका जो फंक्शन है, उसका ऑपरेशन है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इसी आर्मी का एक पार्ट है इन्फेंट्री, और सबसे ओल्डेस्ट इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है वो पंजाब रेजिमेंट है। ठीक है, मोटो यहाँ पे नाम, नमक, निशान इस तरीके से हैं। फिर मद्रास रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट तो ओल्डेस्ट है, पूरा इंडियन आर्मी का सबसे ओल्डेस्ट रेजिमेंट जो है वो मद्रास रेजिमेंट है। ठीक है, जिसे 1758 में फाउंड किए गए थे, रेस किए गए थे। तो इसी तरीके से राजपूताना रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल हो गया, सिख रेजिमेंट हो गया, जाट रेजिमेंट है, फिर डोगरा रेजिमेंट है, घरवार जो है राइफल्स हैं। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट रेजिमेंट भी लिखे गए हैं। अगला न्यूज़ तो नहीं है, क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को बताओ कि नाटो विल इस्टैब्लिश अ न्यू लैंड कमांड इन ब्लैंक नियर द रशियन बॉर्डर इन 2025 टू ओवरसी नॉर्थ यूरोप लैंड ऑपरेशंस ड्यूरिंग पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। क्या हुआ था कि थोड़ा सा हिस्ट्री अगर कवर किए होंगे तो जब हिस्ट्री में थोड़ा सा जाओगे तो उस समय 2 सुपर पावर थे। एक सुपर पावर था अमेरिका, ठीक है, उस समय का बता रहा हूं। ठीक है, तो एक सुपर पावर था अमेरिका और सेकेंड पावर थे रशिया। अब इन दोनों के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, जैसे कि अमेरिका हो गया, अमेरिका के द्वारा जो है नाटो जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको फाउंड किए गए थे। अब नाटो के तौर पे क्या करते थे कि जो नाटो में जितना भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर जितना भी कंट्री आएंगे तो उसमें अगर कोई अदर कंट्री अटैक करते हैं, है ना, अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री नाटो कंट्री के जितना भी मेंबर हैं उसको अगर अटैक करते हैं तो जितना भी मेंबर है नाटो में वो सब उसको अटैक कर देंगे, मतलब उसका सहयोग देंगे। इस तरीके से नाटो का मेन एम था। और 2 सुपर पावर थे उस समय, अमेरिका और रशिया। रशिया चाह रहा था कि जितना भी अदर कंट्री हैं सब रशिया के ग्रुप में आ जाए, अमेरिका चाह रहे थे कि जितना भी कंट्री हैं वो अमेरिका के ग्रुप में आ जाए। तो ये 2 सुपर पावर रहे हैं, और सुपर पावर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नाटो विल इस्टैब्लिश अ न्यू लैंड कमांड, कहाँ पे, रशियन बॉर्डर में। रशियन बॉर्डर में कौन है, सही ऑप्शन बताओ तो। पहला ऑप्शन बोले गए हैं तुर्कमेनिस्तान। ध्यान रखो ये जो तुर्कमेनिस्तान है, सबसे पहली बात ये आसियान कंट्री है, और मोस्टली जो आसियान कंट्री को देखोगे तो नाटो का पार्ट नहीं है मोस्टली, चाहे इंडिया का ले लो, चाहे यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे हो गए, क्योंकि ये सेंट्रल आसियान पार्ट है। तो मोस्टली आसियान पार्ट जो है यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, तो ये मेंबर नहीं है। तो जब मेंबर नहीं है तो कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। और एक चीज यहाँ पे क्या बोले हैं, रशियन बॉर्डर बोले हैं, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। बताओ चारों ऑप्शन में से रशिया का जो बॉर्डर है किसके साथ शेयर होता है। बहुत इजी है, खुद सोचो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से भी लॉजिक लगाया करो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, एग्जाम में रहते हो, अगर पता नहीं चल पा रहा है तो ऐसे सॉल्व किया जाता है ना। हैक्स बता रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से अच्छे से कवर करो इसको। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे फिनलैंड है, बिल्कुल यहाँ पे जो फिनलैंड है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखो अभी जो बताया कि रशियन के बॉर्डर यहाँ पे सर्च करो तो यूक्रेन भी बॉर्डर में आता है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर है वो फिनलैंड हो जाएगा। और फिनलैंड जो है ये लेटेस्ट मेंबर है, 2023 में ये लॉन्च किए गए थे। एकदम लेटेस्ट मेंबर नहीं है लेकिन लेटेस्ट है, क्योंकि 2023 में फिनलैंड के द्वारा जो नाटो ग्रुप है उसमें ज्वाइन किए गए थे। नेक्स्ट आ रहा है यूक्रेन। देखो यूक्रेन तो पार्ट नहीं है, पहली बात नाटो का पार्ट जो है यूक्रेन नहीं है, क्योंकि एट प्रेजेंट जो है रशिया और यूक्रेन का खुद वार चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यूक्रेन तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का भी अगर लोकेशन देखोगे तो आसियान नेशन है ये। ठीक है, किर्गिस्तान का लोकेशन देखोगे तो ये भी आसियान नेशन है, तो ये भी जो है नाटो का पार्ट नहीं है, नाटो का मेंबर नहीं है। ये सब ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, नाटो के बारे में यहाँ पे और कुछ लिखे गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, तो इसको अपने लेवल में कवर कर सकते हो। बाकी बता दिया हूँ, इसका हिस्ट्री क्या था, कैसे फॉर्म हुए थे, ये बता दिया हूँ।
ये इंपॉर्टेंट है, जो नाटो का जो लेटेस्ट मेंबर ज्वाइन किए गए थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अभी एट प्रेजेंट लेटेस्ट 2024 में स्वीडन ने लॉन्च किए हैं, मतलब ज्वाइन किए हैं, और 2023 में फिनलैंड ने ज्वाइन किए। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कि विच इज द इंडियन लाइट टैंक हुज इनिशियल ऑटोमोटिव ट्रायल वाज कंडक्टेड बाय डिफेंस डीआरडीओ के द्वारा 2024 में। भीष्म है, अथर्व है, अजय है और जोरावर है। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें। क्या बोले, ध्यान रखना, ये जो है इंडियन लाइट टैंक होना चाहिए, इंडियन लाइट टैंक। अब यहीं से देख लो कि कौन सा इसमें जो है इंडियन लाइट टैंक है। सबसे पहला ऑप्शन देखो भीष्म। भीष्म का अगर देखोगे तो ये जो है T90S इस नाम से जाने जाते हैं, और सबसे पहली बात ये बैटल टैंक है। ठीक है, ये जो है बैटल टैंक है। अब बताओ बैटल टैंक लाइट टैंक होगा क्या? नहीं होंगे, सीधी सी बात है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दो। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, अथर्व दिए हुए हैं। अथर्व को अगर देखोगे तो ये किससे एसोसिएटेड है, ये आर्मर रिकवरी से एसोसिएटेड है, या फिर आर्मर सपोर्ट जो करने का काम किए जाते हैं ना, ये अथर्व के द्वारा किए जाते हैं। तो ये तो इससे भी रिलेट नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन इसके बाद देखो जो कि है अजेय। अजेय सही है क्या, बताओ तो। अजेय को अगर थोड़ा सा अगर डिफेंस कवर किए होंगे, और स्टैटिक डिफेंस आज अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अपलोड हो ही गया होगा क्योंकि 5 PM इसका टाइम है, तो अपलोड हो गया होगा। तो जो अजय है, सबसे पहली बात ये बैटल टैंक है, ये भी बैटल टैंक है। क्या नाम है इसका, T72। ठीक है, T72, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन बच गया जोरावर। जोरावर इसमें करेक्ट है क्योंकि डीआरडीओ के द्वारा अभी इसे कंडक्ट किए गए थे, ट्रायल बेस में इसे कंडक्ट किए गए थे। इस चीज को ध्यान में रखोगे। और कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये इंडिजीनियस लाइट टैंक है, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किए गए हैं। इसे जो है हाई एल्टीट्यूड के लिए डिजाइन किए गए हैं, कोल्ड टेरेन ऑपरेशन जैसे कि लद्दाख हो गया, क्योंकि लद्दाख का अगर लोकेशन देखोगे तो एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, प्लस वहाँ पे कोल्डनेस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसी को जो है 13 सितंबर 2024 में ट्रायल बेस में कंडक्ट किए गए थे। फिफ्थ क्वेश्चन है कि इन विच कंट्री अलॉन्ग विथ इंडिया हैज कमेंस द फर्स्ट एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिजर्ट साइक्लोन 2024 इन महाजान जो कि राजस्थान में पड़ता है, ये 2 जनवरी 2024। बताओ इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट एडिशन है तो देख लो यहाँ पे क्या बोले हैं, फर्स्ट एडिशन है। अगर थोड़ा सा दिमाग यहाँ से लगाओगे, कैसे लगा सकते हो, फर्स्ट यहाँ पे एडिशन है। अब डिफेंस एग्जाम का प्रिपेयर किए होंगे तो एक्सरसाइज तो पढ़े होंगे ना, जितना भी एक्सरसाइज कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे कि ध्यान दो किर्गिस्तान, बताओ किर्गिस्तान के साथ क्या हम लोग एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, खंजर। जब खंजर एक्सरसाइज किर्गिस्तान के साथ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो ये तो पहले में आएगा नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। समझ पा रहे हो, फोर्थ यहां से तो गलत हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इजिप्ट हो गया। इजिप्ट के साथ जो है कोई एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं क्या, क्या एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, इसके साथ जो एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं वो है डिजर्ट वॉरियर है, डिजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज है, तो ये भी यहाँ से इलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे मंगोलिया। मंगोलिया के साथ तो हम लोग नोमैडिक एलिफेंट करते हैं, ये तो सबको पता होगा। नोमैडिक जो एलिफेंट एक्सरसाइज है ये मंगोलिया के साथ कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिजर्ट साइक्लोन है ये फर्स्ट एडिशन के रेस्पेक्ट में था यूएई, इसका जो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स हैं, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस कॉपरेशन है ना, डिफेंस कॉपरेशन पार्टनर है। और इसी को जो है राजस्थान बेस में एक्सरसाइज कंडक्ट किए गए थे डिजर्ट साइक्लोन, और ये फर्स्ट ईवर एडिशन रहा बिटवीन इंडिया और यूएई के बीच। ठीक, समझ आ गया। कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जैसे कि इंडियन आर्मी का रेसेंट एक्सरसाइज कंडक्ट किए गए थे, तो डिजर्ट साइक्लोन हो गया जो कि महाजन राजस्थान में कंडक्ट किए गए थे, खंजर हो गया, फिर नोमैडिक एलिफेंट तो है ही है, युद्ध अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसए के द्वारा कंडक्ट करते हैं। फिर वज्र प्रहार हो गया, सूर्य किरण नेपाल के साथ कंडक्ट होता है, वज्र प्रहार यूएसए के साथ। फिर इंडियन नेवी का एक्सरसाइज है, उसी के साथ इंडियन एयर फोर्सेस का भी एक्सरसाइज लिखे हुए हैं। 6 क्वेश्चन देखो कि विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूएन नेशन जिसे 1945 में
फाउंड किए गए थे। और ये जो यूनाइटेड नेशन है अपने लेवल में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना इसको। चलो इसके बारे में कवर कर लेते हैं क्या, क्योंकि ये जो क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना है, पूरा जो यूनाइटेड नेशन है इसी के बारे में कवर कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन इसे 1945 में फाउंड किए गए थे। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, सिटी में, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी है यूएसए में, वहाँ पे। अब इसे फाउंड क्यों किए गए थे ये भी एक मेजर आएगा। तो अगर देखोगे तो 1945 का टाइम है जब इसे फाउंड किए गए थे, और 1944 तक जो है वर्ल्ड वार सेकेंड चला है। अब वर्ल्ड वार सेकेंड में अगर देखोगे तो इकोनॉमिकल लॉसेस, ह्यूमन लॉसेस, हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने को मिला है। तो अब इस तरीके से वर्ल्ड वार थर्ड ना हो जाए, ठीक है, इस तरीके से वर्ल्ड वार थर्ड ना हो जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल में हर एक कंट्री में पीस को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशन को फाउंड किए गए थे। ठीक है, समझ आ गया बैकग्राउंड क्या है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज इसका इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पानिश है, रशिया है, चाइनीस, अरेबिक है। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। देखो मेन ऑब्जेक्टिव में वही लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल पीस को बनाए रखना, सिक्योरिटी पहुंचाना, कॉपरेशन करना, ये सब यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। इसमें भी कई ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन तो एक मेन ऑर्गेनाइजेशन हो गए, पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके अंदर भी स्मॉल यहाँ पे डिपार्टमेंट बोल सकते हो, ठीक है, जैसे कि मिनिस्ट्री होते हैं, मिनिस्ट्री के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। सेम लॉजिक यहाँ पे लगा लो कि यूनाइटेड नेशन एक मिनिस्ट्री है। अब इस मिनिस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जनरल असेंबली, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और यही जनरल असेंबली जहाँ पे जितना भी रूल्स बनाना हो, रेगुलेशन, डेलिब्रेशन है ना, रेटिफिकेशन, सब यहाँ पे जनरल असेंबली में किए जाते हैं। इसको जोड़ सकते हो प्रेजेंट में लोकसभा, जैसे कि लोकसभा होते हैं ना, वही लॉजिक से। सेक्रेटरी काउंसिल हो गया, सेक्रेटरी काउंसिल में यहीं पे जो है 5 परमानेंट मेंबर रहते हैं। ध्यान रखना इंडिया जो है परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन ऐसा बोले जा रहे हैं कि इंडिया को परमानेंट मेंबर होना चाहिए। कौन कौन है परमानेंट मेंबर? यूएसए हो गए, यूके हैं, फ्रांस हो गए, रशिया और उसके साथ चाइना। ये जो है 5 इसमें परमानेंट मेंबर हैं और इसी को वेटो पावर है, ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल न्यूयॉर्क में है। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, सेक्रेटेरिएट हो गया। तो ये सब फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि फेमस प्लेइंग रहे हैं, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बिलोंग करते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर कवर किए होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। बताओ किससे ये जो है बिलोंग करते हैं? पहला ऑप्शन है संतूर। संतूर से बिलोंग करते हैं क्या? नहीं करते, क्योंकि संतूर से जो है कौन बिलोंग करते हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं ये बिलोंग करते हैं संतूर से, तो ये तो होगा नहीं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सेकेंड यहाँ पे सितार लिखे हैं, सितार जो है, सितार भी जो है बिस्मिल्लाह खान बिलोंग नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जो रविशंकर हैं वो बिलोंग करते हैं। यहाँ पे शहनाई आ गए, और शहनाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि एक फेमस प्लेइंग रहे हैं और ये शहनाई बजाते थे, शहनाई से बिलोंग करते थे, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट तबला, जैसे कि तबला वादक अगर देखोगे तो जो हुसैन है, ठीक है, जाकिर हुसैन फेमस नाम है, जाकिर हुसैन जो कि बिलोंग करते हैं तबला इंस्ट्रूमेंट से। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट देख लो, जैसे कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सितार है, तो सितार बिलोंग करते हैं पंडित रविशंकर हो गया। उसी के रेस्पेक्ट में सरोद हो गए, उस्ताद जो है अमजाद अली खान हो गया। संतूर में पंडित शिव कुमार शर्मा हैं, वीणा में सेम जो है बालचंदर हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे विंड इंस्ट्रूमेंट भी लिखे हुए हैं, हर एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो एक बार अपने लेवल में इसको बस पढ़ोगे, याद रखना है इसको। 8वां क्वेश्चन है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। सबसे पहले तो हम ये क्लियर करो कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? मास का सिंपल सा मतलब है जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का वजन कितना है, जो नॉर्मल डे टू डे फिनोमेना में कवर करते हैं ना, तो ये मास का वजन कितना है। जितना ज़्यादा वजन उतना ज़्यादा ये मास बताएगा, लेकिन वेट में ऐसा नहीं होता। अब ये वेट है, सेम जो मास है इसको यहाँ पे रख दो। अब यहाँ पे जितना ज़्यादा वजन होगा उसको वेट बोलोगे क्या? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे?
क्योंकि वेट का सिंपल सा मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट को जो अर्थ है अपने लेवल में कितना अट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि कितना ज़्यादा ग्रेविटेशन लग रहा है, जितना ज़्यादा ग्रेविटेशन लगेगा उतना ज़्यादा उसका वेट होगा। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट का जो है अर्थ जो है अपने तरफ है ना, अपने सेंटर की तरफ जो है कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उस ऑब्जेक्ट का उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, वेट होंगी। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल सा लॉजिक एक फंडा लगाओ, कौन सा, कि पोल में या फिर जो वेट होते हैं, ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है ये पोल में ज़्यादा होते हैं, इक्वेटर में ज़्यादा होते हैं, या फिर कैप्रिकॉर्न कैंसर, किस में ज़्यादा होते हैं। सीधी सी बात, जिस एरिया में सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशन होगा उस एरिया में कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो ज़्यादा होंगे। बस यही तो लॉजिक है यहाँ पे। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट रख लो, ये अर्थ है, तो अर्थ के जो पोल एरिया है, पोलर एरिया में कोई भी ऑब्जेक्ट का जो है वेट बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि पोलर एरिया में जो ग्रेविटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इक्वेटर में जो ग्रेविटेशन होता है मतलब जीरो के ही समान होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये जीरो है, ठीक है, ये जीरो हो गया, अब जीरो जो कि इक्वेटर है, अब इक्वेटर में लो रहेंगे, अब जैसे ऊपर जाओगे तो ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे बढ़ते बढ़ते इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। समझ आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर पोल हो जाएगा, ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज अभी भी जो है कवर किए हैं, तो इसको जो है टिक मार्क करो और आगे बढ़ो। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पूर्वी लहर है इसे इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। बाकी इंडियन आर्मी का, इंडियन फोर्स का जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो अभी रिसेंटली अभी कवर किए हैं। चलो 10th क्वेश्चन बताओ, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। वेयर डज द बे ऑफ बंगाल मानसून ब्रांच एंड अरेबियन ब्रांच मर्ज, कहाँ पे मर्ज होता है। ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है। ये भी लॉजिकल क्वेश्चन, अगर इंडियन का अगर थोड़ा मैप देखोगे तो जैसे कि मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से सपोज करो, अच्छे से इसको प्रिपेयर करते हैं क्योंकि इसको समझाना भी है। जैसे ये इंडिया मैप हो गया, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, तो ध्यान देना, ये जैसे कि इंडियन मैप हो गए और इसमें ये साइड हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, ये है बे ऑफ बंगाल और ये हो गया अरेबियन सी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये लो प्रेशर बन जाए, जियोग्राफी के टर्म में नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, मानसून यहाँ पे आ रहा है, इस तरीके से पूरा इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन से इस तरीके से जो है पूरा मानसून आ रहे हैं। अब जैसे ही मानसून आता है तो जो इंडिया का लोकेशन इस तरीके से थोड़ा सा क्या होता है, कर्विंग टाइप है, तो कुछ पार्ट जो अरेबियन जो यहाँ पे आते हैं तो कुछ पार्ट क्या है, बे ऑफ बंगाल साइड चले जाते हैं और कुछ पार्ट जो है ये अरेबियन साइड चले जाते हैं। तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गए, ठीक है, एक बे ऑफ बंगाल मानसून क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल की साइड मुड़ गए, है ना, और एक होता है अरेबियन सी चूंकि ये अरेबियन साइड चले गए, दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो गए। अब खुद यहाँ पे सोचो, क्या सोचना है यहाँ पे, कहाँ पे जो है ये मर्ज होते हैं, ऑप्शन को इलिमिनेशंस करो, पता ना हो तो ऐसे ही ट्राई किया करो। यहाँ पे क्या बोले गए हैं कि कोरोमंडल कोस्ट, बताओ कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पे होगा क्या, उसी के बाद बोले हैं सदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला। सदर्न पार्ट मतलब कहाँ पे बोल रहे हैं, अगर इसका पेन को चेंज करूँ थोड़ा सा ताकि अच्छे समझा सकूँ, देखो सदर्न पार्ट मतलब इस पार्ट को बोल रहे हैं। अब खुद यहाँ पे जो है डाइवर्ज हुए हैं, दो पार्ट में स्प्लिट हुए हैं, तो यहाँ पे मर्ज होगा क्या, नहीं होंगे मर्ज, तो पहला ऑप्शन गलत कर दो, पहला गलत हो गया। नेक्स्ट बोले हैं नदर्न वेस्ट पार्ट ऑफ गंगा प्लेन। अब देखो नदर्न वेस्ट पार्ट मतलब कौन सा होगा, ये हो गया पूरा गंगा प्लेन, गंगा प्लेन एरिया हो गया। अब इसमें नदर्न वेस्ट मतलब ये मोस्टली इस साइड को बता रहे हैं, ठीक है, ये वाले साइड को बता रहे हैं। अब ये जो है वेस्ट साइड इधर जा रहा है, ईस्ट साइड इधर जा रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे मर्ज होगा, ये जो एरिया है यहाँ पे कैसे मर्ज हो जाएंगे, नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन को भी गलत करो। कोरोमंडल कोस्ट जो है पूरा एक साइड को बताते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। फिर नॉर्थ ऑफ डक्कन प्लाटू, डक्कन प्लाटू ये पूरा एरिया को बोल रहे हैं, ठीक है, मोस्टली ये जो डक्कन वाले एरिया है यहाँ पे बोल रहे हैं, और यहीं पे जो है दोनों जो बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, ये दोनों आके मर्ज हो जाते हैं, ठीक है,
दक्कन प्लाटू जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये कुछ रीजन है यहाँ पे मोस्टली इसका मर्ज देखने को मिलता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो कि करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स के हिसाब से इसको कवर करेंगे। मास्कोट यहाँ पे पूछे गए हैं, कौन सा है इसका मास्कोट बताओ। 38 जो नेशनल गेम्स कंडक्ट किए गए थे, उत्तराखंड में कंडक्ट किए गए थे, तो इसका मास्कोट क्या रहा है। थर्ड ऑप्शन जो मौली है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जो है करंट अफेयर्स बेस्ड पूछे गए थे, लेकिन करंट अफेयर से डायरेक्टली हिस्ट्री में चले गए। देखो ना 1896 का पूछ लिए हैं कि द फर्स्ट ओलंपिक गेम ऑफ द मॉडर्न इरा ओपन कहाँ पे ओपन किए गए थे, तो एथेन में। ठीक है, करेक्ट आंसर एथेन हो जाएगा। देखो जो ओलंपिक गेम्स हैं इससे रिलेटेड जो पूरा स्पोर्ट्स है उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे, या तो फिर उसका भी क्लास कंडक्ट करेंगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, 5 रिंग बेस्ड ओलंपिक फ्लैग को अगर देखोगे तो उसमें 5 रिंग बने होते हैं जो कि 5 कंटिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन कौन से कंटिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सबसे पहले ये बताओ, उसके बाद जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 कंटिनेंट में कौन कौन से जो रिंग है क्या एक्सप्लेन करते हैं, कौन कौन से कंटिनेंट। एक कंटिनेंट अफ्रीका है, एक कंटिनेंट जो शो करता है वो अमेरिका है, एक कंटिनेंट जो शो करता है वो एशिया है। ठीक है, एक कंटिनेंट यूरोप होता है और एक कंटिनेंट यहाँ पे ओशियनिया है। ठीक है, तो ये टोटल 5 कंटिनेंट है जो कि यहाँ पे शो करते हैं। अब क्वेश्चन है कि विच 2 कंटिनेंट डू नॉट टच इंडियन ओशियन। ओहो, क्वेश्चन है विच 2 कंटिनेंट डू नॉट टच इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन को कौन से यहाँ पे 2 कंटिनेंट हैं ये टच नहीं करता। पहला ऑप्शन आएगा क्या सही कि सेकेंड ऑप्शन आएगा। देखो सबसे पहले बात एशिया लिए हैं, अब एशिया में क्या है, इंडिया पार्ट है कि नहीं, एशिया का पार्ट इंडिया है और इंडियन से तो टच होता है। देख लो ये पूरा जो पार्ट है पूरा इंडियन ओशियन का ही पार्ट है, पहला आंसर गलत कर दो। नेक्स्ट यहाँ पे तीनों ऑप्शन में यूरोप बोले हैं। ठीक है, तो यूरोप को तो हटा दो, वो तो आना ही आना है। अफ्रीका बोले हैं, अब अफ्रीका का अगर लोकेशन देखोगे तो ये पूरा यहाँ पे इंडिया हो गया। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे इंडिया हो गया तो इंडिया का ये इंडियन ओशन है, नीचे साइड जो है पूरा इंडियन ओशन आता है। ये जो बगल में जितना भी कंट्री आते हैं सब कौन से कंट्री है, अफ्रीका कंटिनेंट है। उस अफ्रीका कंटिनेंट में डिफरेंट डिफरेंट कंट्री आते हैं, जैसे कि येमेन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया है ना, ओमान हो गया, ये सब कौन से अफ्रीका का ही तो पार्ट है, तो ये तो टच करेगा ही करेगा। बी ऑप्शन गलत करो। नेक्स्ट आ रहा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये जो है इंडिया है, तो इंडिया का यहाँ पे जो है पूरा इसका ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन है, तो ऑस्ट्रेलिया तो टच करेगा ही करेगा। सी ऑप्शन गलत करो। फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक यूरोप है नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका जस्ट ये साइड आएगा जो कि इंडियन ओशन को टच नहीं करते। उसी के साथ जो यूरोप है ये डायरेक्टली मेनलैंड आते हैं, जितना भी यूरोपियन कंट्री मोस्टली जो है मेनलैंड है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो ये तो यहाँ पे उसका लोकेशन रहेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है फोर्थ होगा। चलो ये जो है इस तरीके से 5 रिंग जो कोई शो करते हैं। यहाँ पे ब्रह्मोस से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच काइंड ऑफ मिसाइल इज ब्रह्मोस। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे ये हैं कि जितना भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये मिसाइल के टाइप्स दिए गए हैं। ठीक है, जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं पूरा मिसाइल टाइप से दिए गए हैं, जो कि अभी कवर किए हैं, जो 5 बजे क्लास अपलोड हुआ है ना, तो वहां पे कवर किए हैं। बताओ तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसके बाद कवर करते हैं। पहला बोले हैं कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ये बोले। सबसे पहले बात जो बैलिस्टिक मिसाइल है और क्रूज मिसाइल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले तो यही क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होता है क्रूज मिसाइल। देखो जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये पैराबोलिक पाथ को यहाँ पे फॉलो करते हैं। पैराबोलिक पाथ का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये पूरा अर्थ हो गया, अब ये अर्थ में जैसे कि ये लोकेशन है, इस लोकेशन से कोई मिसाइल को यहाँ पे आगे देखना है या फिर आगे जो है छोड़ना है, ठीक है, मिसाइल को, तो पैराबोलिक पाथ मतलब इस तरीके से पाथ को फॉलो करते हुए ऐसा टारगेट करते हैं। इसका लोकेशन जो है बहुत हाई एल्टीट्यूड में होता है। ठीक है, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं इसका एल्टीट्यूड भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं, लेकिन जो क्रूज मिसाइल होता है वो क्या होते हैं कि जैसे एरोप्लेन का जो
उड़ाव होता है, एरोप्लेन जिस तरीके से उड़ते हैं सेम इसका लोकेशन जो है होता है, मतलब क्रूज मिसाइल का होता है, जैसे कि इस तरीके से नॉर्मली जो एरोप्लेन का होता है वैसे ही होते हैं। और क्रूज मिसाइल ध्यान रखना ये लो लैटिट्यूड का होता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे हाई लैटिट्यूड देखने को मिलता है। यहाँ पे ये इसका जो लैटिट्यूड है ये हाई होगा, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल समझ आ गया। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अगर थोड़ा सा कवर किए होंगे तो इसका जो है 1000 से नॉर्मली 3500 किलोमीटर ही तक जाता है। क्लास को कंडक्ट किए हैं तो वहाँ पे भी इसको डिस्कस किए हैं। तो मीडियम रेंज का जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं वो 1000 से 3500 किलोमीटर तक ही रहते हैं। कुछ एग्जाम्पल दूँ क्या? एग्जाम्पल में जैसे कि अग्नि हो गए, अग्नि मिसाइल हो गया, सेकेंड अग्नि मिसाइल हो गया, DF-21 हो गया चाइना का, ये सब बैलिस्टिक मिसाइल का ही एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में ध्यान रखना एक कॉन्सेप्ट आता है माच नंबर का, ठीक है। क्या बोलते हैं माच नंबर? माच नंबर का सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो मेजर करते हैं कि कोई भी मिसाइल है इसका स्पीड कितना है, जितना ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा उस पर्टिकुलर मिसाइल का माच नंबर होगा। तो माच नंबर स्पीड को ही डिनोट करते हैं। जैसे कि जो सुपरसोनिक वाले मिसाइल होते हैं इसका जो माच नंबर अगर देखोगे तो रफली 2 to 3 होते हैं, है ना। मोस्टली जो माच नंबर होते हैं 1 और 5 के बीच ही होते हैं। तो 2 से 3 जो माच नंबर आ गए तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होते हैं। कुछ एग्जाम्पल में जैसे कि ब्रह्मोस हो गए। अब यहाँ पे जो ब्रह्मोस पूछे गए हैं तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जो ब्रह्मोस है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल। शॉर्ट रेंज बोल रहे हैं, शॉर्ट रेंज मतलब 300-350 किलोमीटर के जस्ट नीचे, ठीक है, 350 किलोमीटर के नीचे जो है इसको बोले जाते हैं शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल। फिर अल्ट्रासोनिक क्रूज मिसाइल होता है। अल्ट्रासोनिक क्रूज मिसाइल जो कि 5 माच नंबर से भी ज़्यादा चले जाते हैं वो अल्ट्रासोनिक क्रूज मिसाइल होते हैं। जो बताया हूँ सब यहाँ पे लिखे गए हैं वही चीज़ है ना, तो अच्छे से इसको कवर करोगे। कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स का यहाँ पे नाम लिखे गए हैं एग्जाम्पल के साथ है। उसी के साथ क्रूज मिसाइल हो गए, एंटीशिप मिसाइल हो गए, एयर डिफेंस मिसाइल है, ये सब लिखा हुआ है। 15 क्वेश्चन, बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आइसोटोन हैव ऑलवेज, क्या होता है आइसोटोन? आइसोटोप्स पढ़े होंगे, आइसोटोन्स पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आइसोटोन्स बेस्ड, हाँ आइसोटोन्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। सही है क्या? अगर कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर प्रोटॉन नंबर सेम है तो प्रोटॉन नंबर सेम है तो इसको क्या बोले जाते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का जो है पीरियोडिक टेबल डिस्कस किए हैं तो पीरियोडिक टेबल में जो है सेम नंबर का जो प्रोटॉन होता है उसको बोले जाते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप नहीं बोले जाते। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल एक होता है कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 14। तो इसका जो नंबर है कार्बन का वो तो 6 है, लेकिन इसका जो प्रोटॉन है इसका जो मास नंबर है 12 और 14 है, मतलब ये डिफरेंट हो गए। तो जो नंबर है मेन जो नंबर है 6 और 6, कार्बन तो 2 है उसका प्लेस भी सेम है। तो जब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बोले जाए तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। सेम एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे खुद सोचो, अगर हिस्ट्री कवर सॉरी हिस्ट्री नहीं केमिस्ट्री को जो है प्रॉपर कवर कर चुके हैं, वहाँ पे सब डिस्कस हुआ है। जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होता है और ये जो नंबर होता है प्रोटॉन के दोनों सेम होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे एटॉमिक नंबर बोलो चाहे प्रोटॉन बोलो। जैसे कि यहाँ पे सी लिखा हुआ है, सी को चाहे एटॉमिक नंबर बोलो या फिर प्रोटॉन नंबर बोलो, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम ही होते हैं। समझ पा रहे हो? तो सेकेंड ऑप्शन तो ऐसे ही गलत कर दो फिर, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि मीनिंग यहाँ पे सेम है। इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो थर्ड आ जाएगा, क्योंकि सेम नंबर अगर न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन अगर सेम है तो उस केस में बोले जाते हैं कि ये आइसोटोन है। याद रहेगा। फोर्थ है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या ऐसा कुछ डिस्कस किए हो क्या कि प्रोटॉन अलग मतलब प्रोटॉन सेम न्यूट्रॉन सेम? ऐसा नहीं। चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसमें थर्ड है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे डीआरडीओ का यहाँ पे मोटो पूछे गए हैं।
बताओ क्या होगा डीआरडीओ का मोटो, डीआरडीओ का। तो डीआरडीओ का जो मोटो है वो है वात्सल्य मूलम विज्ञानम। ठीक, बाकी और अदर ऑप्शन यहाँ पे लिखे गए हैं। डायरेक्टर ऑफ ऑल वी इमेजिन एज लाइट वन द, अच्छा ये भी करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन के यहाँ पे सिंपल सा टिक मार्क करो, आगे कवर करो, क्योंकि इसमें यही बस पता करो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये आउटडेटेड करंट अफेयर्स हो गए। हमें कवर करना है वो न्यू करंट अफेयर्स कवर करना है। तो इसमें जो है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगला जो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन भी ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे और मल्टीपल ऑपरेशंस को भी डिस्कस किए हैं। अब इसमें चलो टिक मार्क करो ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे जितना ऑपरेशन है मोस्टली जो दिख रहे हो पूरा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो प्रोवाइड करने के लिए ही चलाए गए हैं ऑपरेशंस को। कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है? तो देखो जो ऑपरेशन निस्तार चलाए गए थे वो चलाए गए थे रेस्क्यू ऑपरेशन इन एमएन के लिए। एमएन के लिए इसे ऑपरेशंस को कंडक्ट किए गए थे। ऑपरेशन जो पवन है ये कंट्रोल ऑफ जाफना पेनिनसुला को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन पवन लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट जो ऑपरेशंस करुणा है ये म्यांमार को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जब साइक्लोन आया था, ध्यान रखना अभी डिस्कस किए हैं, वो अर्थक्वेक आए थे। ठीक है, ऑपरेशन जो ब्रह्मा लॉन्च किए गए थे वो अर्थक्वेक के रेस्पेक्ट में किए गए थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना जो ऑपरेशन अभी डिस्कस किए हैं ऑपरेशन ब्रह्मा, इसे लॉन्च किए गए थे अर्थक्वेक से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाने के लिए। म्यांमार में, लेकिन यहाँ पे साइक्लोन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन जो करुणा देवी शक्ति है ये इंडिया इवेक्यूएट सिटीजन फ्रॉम वार टॉन अफगानिस्तान। तो डी ऑप्शन, मतलब इसमें फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 1 बाय 1 करके ऐसे ही ऑप्शन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन इन दी साइक्लोन हिस्ट्री ऑफ इंडिया नोन एज अ सुपर साइक्लोन अकर इन विच स्टेट। मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन अकर हुए हैं 8 प्रेजेंट तक, है ना, हिस्ट्री में 8 प्रेजेंट तक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन यहाँ पे कहाँ आए हैं बताओ। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। आंध्र प्रदेश भी नहीं होगा, गुजरात भी नहीं होंगे, कर्नाटका भी नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली जो साइक्लोन अभी तक सुने होंगे वो पूरा बे ऑफ बंगाल साइड ही आते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसमें फोर्थ है। बाकी इंपॉर्टेंट और जो साइक्लोन आए हैं जैसे कि साइक्लोन मोचा हो गया 2024 अभी आए थे, तेज हो गया, मैंडोमस हो गया, तो एक इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स भी यहाँ पे लिखे गए हैं। बाकी अगला क्वेश्चन जो कि अर्थक्वेक का मेन कॉज पूछे हैं, अगर अर्थक्वेक का ओरिजिन कहाँ से होता है ये पता चल गया तो ऑटोमेटिकली इसको सॉल्व कर लोगे। पहला ऑप्शन क्या है? इरोजन बोले हैं। इरोजन मतलब क्या होता है कि जो ऊपर का जो सरफेस है, सरफेस का जो फर्टाइल है, जो भी लैंड है उसको इरोट करना। ठीक है, उसको बोल रहे हैं यहाँ पे इरोजन करना, मतलब प्लग करके, जैसे रिवर हो गया तो रिवर जब अपने साथ आगे बढ़ते हैं तो अवसाद लेके बढ़ते हैं, तो वहां से इरोजन करके आगे बढ़ा रहे हैं, तो इरोजन करेंगे तो अर्थक्वेक थोड़ी ना आएगा। ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे डिनंडेशन है, बताओ डिनंडेशन आएगा क्या? डिनंडेशंस का मतलब होता है जैसे कि कोई ये पार्टिकुलर रॉक हो गया, अब इस रॉक में क्या हो गया कि जो लैंड सरफेस होगा उसको पूरा यहाँ पे क्या कर देंगे, विरोजन, इरोजन, विदरिंग, मास वेस्टिंग, ये सब चीज से क्या हो जाएगा, ये डिनंडेट हो जाएंगे। तो डिनंडेट हो रहा है तो यहाँ से भी अर्थक्वेक नहीं आ रहा है, सेकंड गलत है। टैक्टिक जो फोर्सेस होता है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। टैक्टिकल फोर्सेस मतलब जैसे कि ये 2 प्लेट हो गए, अब 2 प्लेट जब आपस में टकराएंगे, क्यों टकराएंगे, क्योंकि नीचे में जो है क्या है, एस्थोनोस्फीयर है। एस्थोनोस्फीयर क्या है, अपने लेवल में मग्मा के फॉर्म में है, फ्लूइड के फॉर्म में है, तो जितना भी प्लेट है ऊपर में जो टेक्टोनिक प्लेट है ये तैर रहे हैं एस्थोनोस्फीयर में। तो एस्थोनोस्फीयर में जब ये 2 प्लेट आपस में टकराएंगे मतलब टेक्टोनिक यहाँ पे फोर्स लग रहा है, वहां से ओरिजिनेट होता है अर्थक्वेक। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें थर्ड है। अगला क्वेश्चन जो कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताओ। तो अब सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी हिस्ट्री में जो है 18-19 सेंचुरी का टाइम है, जब इंडिया में क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन फैल रहे थे, सुपरस्टिशंस का बढ़ावा बहुत ज़्यादा हो रहे थे, अंधविश्वास में लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे थे।
तो इन सब चीज को जो है रोकने के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर आए। जितना भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं सब या तो इसमें से कोई एक्टिविस्ट रहे हैं या तो सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हो गए, ये रिवॉल्यूशनरी लीडर रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ये पूरा मॉडर्न नेम है ना, ये पूरा मॉडर्न नेम है, तो ये भी रिवॉल्यूशनरी लीडर ही रहे हैं। बताओ इसमें करेक्ट आंसर क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो चितरंजन दास है, सबसे पहली बात इसे जाने जाते देशबंधु के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये सबसे पहली बात ये जो है फ्रीडम फाइटर रहे हैं। पहला जो ऑप्शन है ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है फ्रीडम फाइटर रहे हैं। अब फ्रीडम फाइटर रहे हैं तो ये बिलोंग नहीं करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही है क्योंकि ये फाउंडर रहे हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का। इसे जो है फाउंड किए गए थे 1905 में। कहाँ फाउंड किए गए थे, पुणे में। पुणे में फाउंड किए गए थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। बाकी जितना भी दो ऑप्शन है दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों अपने लेवल में फ्रीडम फाइटर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज रहे हैं, है ना, एक्टिविस्ट रहे हैं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। कुछ मेजर इंडियन रिफॉर्मर भी यहाँ पे जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गए, बंगाल से बिलोंग करते हैं। अबॉलिशन ऑफ सती इसी के द्वारा किए गए हैं। मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना, सोशल रिलीजियंस रिफॉर्म लाना, ये सब मेन एम थे राजा राम मोहन राय का। और इसी के रेस्पेक्ट में ब्रह्मो समाज जो है लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन जो कि चाउ डांस कहाँ से बिलोंग करते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, चाउ डांस जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से। देखो कंट्री वाइज, सॉरी कंट्री नहीं, यहाँ पे स्टेट वाइज डिफरेंट डिफरेंट जो डांसेस हैं उसको यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल में जो डांस फॉर्म है चाउ डांस है, झारखंड में छाऊ हो गए, है ना। तो इस तरीके से क्या है डिफरेंट डिफरेंट पूरा स्टेट वाइज डांस फॉर्म यहाँ पे लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, वो है इंडियन आर्मी का प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं 75A या फिर इसको 75 बोले हैं। देखो एक्चुअली क्या है कि जो प्रोजेक्ट 75 है ये वर्जन में रहे हैं, लेकिन 75 का जो एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पे लॉन्च किए गए वो है प्रोजेक्ट 75I। ठीक है, मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। तो प्रोजेक्ट रिफर टू मैन्युफैक्चर ऑफ, क्या मैन्युफैक्चर करते हैं। डिफेंस क्लास किए होंगे तो आज का है ना 5 बजे डिफेंस क्लास कंडक्ट हो चुके हैं, वहां पे कवर किए हैं। तो उस क्लास को अगर देखे होंगे तो इस क्लास में जितना भी डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है उसको सिंगल हैंड में जो है टिक मार्क कर दोगे, बहुत इजी लगेगा अगर उस क्लास को कवर कर लिए होंगे तो। बताओ आसानी से इसको कवर कर लोगे क्योंकि ये सब चीज को डिस्कस किए हैं वहां पे, है ना। देखो जो प्रोजेक्ट 75 है ये अपने लेवल में क्या होता है, ये डीजल वाले हैं कि इलेक्ट्रिक, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो देखो जो प्रोजेक्ट 75 है ये क्या है, डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन क्लास सबमराइन है। बताओ प्रोजेक्ट 75 में कौन कौन से बिलोंग करते हैं, INS कालवरी हो गया, INS फिर खंदेरी है, INS करंज हो गया, INS वेला हो गए, INS वागिर हो गए, फिर INS वागशीर हो गए। ये सब जो जितना नवल शिप है ये किसके अंदर आते हैं, प्रोजेक्ट 75 के अंदर आते हैं। इसे मुंबई बेस्ड जो मेजगांव डॉक शिप बिल्डर है इसके द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। इसमें जो INS का जो फुल फॉर्म होता है ये इंडियन नवल शिप है। ठीक है, INS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन नवल शिप, ये जो है इसका फुल फॉर्म है। अब देखो ऐसा नहीं है कि जो प्रोजेक्ट 75 बस ही रनिंग में है, ऐसा नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट इंडियन फोर्सेस के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट 15A हो गया जो इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर है, प्रोजेक्ट 15B हो गया जो कि इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर है। अब इसके अंदर में कौन कौन से मिसाइल हैं ये अपने लेवल में कवर कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो 24, हु वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ फादर ऑफ लोकसभा बाई जवाहरलाल नेहरू। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कर रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्म किए हैं, जैसे कि एट प्रेजेंट अभी जो लोकसभा राज्यसभा होते हैं वैसे ही कंसीडर कर सकते हो। तो अब जैसे कि उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म किए हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी तो रन करने के लिए जो है कोई स्पीकर चाहिए, कोई पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हेड तो चाहिए।
तो फर्स्ट टाइम जो है स्पीकर बने हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का या फिर लोकसभा का, वो रहे हैं जीवी मौलंकर। और फर्स्ट टाइम रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या बोल दिया गया, फादर ऑफ लोकसभा, क्योंकि उसका स्पीकर कौन रहे हैं, गणेश वासुदेव मौलंकर रहे हैं, जीवी मौलंकर रहे हैं इसलिए। ठीक है, फिर उसके बाद महात्मा गांधी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट ही नहीं रहे हैं, ध्यान रखना। बाल गंगाधर तिलक जो कि फ्रीडम फाइटर रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक इसमें गलत ऑप्शन है। 25 क्वेश्चन, सबको पता है ये आंसर। ठीक है, ये आंसर जो है ये सबको पता है। जो ग्रुप कैप्टन है, जो एक्जिम 4 मिशन लॉन्च किए गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, तो इसमें ग्रुप कैप्टन जो हेड किए गए थे किसके द्वारा, शुभांशु शुक्ला के द्वारा। क्या है एग्जाम, जो एग्जाम मिशन है या फिर AX4 के नाम से भी जाने जाते हैं, इसमें सिंपल सा मिशन है कि जितने भी प्राइवेट मेंबर हैं, प्राइवेट स्क्रू हैं, उसको जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सैर कराना। यहाँ पे पूरा मिशन भी लिखे गए हैं, इसका सिंपल सा मीनिंग यही है। बाकी ये तो रहा पूरा जीके सीरीज है ना, 5th नंबर का जीके सीरीज रहे हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे पूरा इसका PDF अपलोड हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।